नमस्कार दोस्तों, जेके नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, या राला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पर्श व्यंजन जो का होता है, का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक के सभी वर्ण जो होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि का वर्ग में या जो का वर्ग होता है उसको हम कंठ वर्ग कहते हैं। फिर उसके बाद चा वर्ग जो हमारा होता है उसको तालव्य वर्ग कहा जाता है, तालव्य वर्ग कहा जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा होता है टा वर्ग, जिसको मूर्धन वर्ग कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारा होता है ता वर्ग, ता वर्ग के लिए दंत्य वर्ग कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है पा वर्ग, और पा वर्ग के लिए ओष्ठ या फिर ओष्ठ का अर्थ होता है ओठ, अर्थात ओष्ठ वर्ग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि का से लेकर माँ तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन भी दिया गया है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या होता है? श, श, श और हा, ये चार जो आपके वर्ण होते हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, शब्दगणना को, वर्णों समूह को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्यवस्थित वर्ण समूह को। अगर कोई वर्ण लिखा हुआ है और वह वर्ण अगर क्रम में नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो हम उसको वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें क, ख, ग, फिर ग के बाद घा को ना पढ़ा जाए, फिर अणा पढ़ लें, च, छ, फिर कोई वर्ण हम उसको छोड़ दें, तो इस प्रकार की व्यवस्थित जो व्यवस्था है वो सही नहीं मानी जाएगी। हम क्या कहेंगे कि का है, का से बाद खा आएगा, ख के बाद ग, फिर घ, फिर अणा, मतलब इनका क्रम जहाँ पर होता है वहीं पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले का बोल दें, का के बाद घा बोल दें, फिर उसके बाद ख, फिर उसके बाद ग, तो ये क्रम गलत हो जाएगा। तो इसके आधार पर हमारा आंसर नंबर जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, अतियुक्ति में उपसर्ग क्या है? अतियुक्ति, जहाँ पर भी अतियुक्ति शब्द आता है, मतलब अ के साथ आधा ता आता है, तो वहाँ पर हमेशा उपसर्ग जो होता है वो अति होता है। अब उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग वह सबसे छोटा शब्दांश है जो मूल शब्द के प्रारंभ या आदि में जुड़कर उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं और जो संस्कृत भाषा के हिंदी में आ गए हैं, लेकिन वे संस्कृत भाषा के ही माने जाते हैं। हमारे ऑप्शन है नारिकेल, नारिकेला, नारिकेल और डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक हो जाएगा, नारिकेल। नारिकेल ही नारियल का तत्सम रूप है। और एक ऑप्शन आपको सी दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, बस यहाँ पर रा पर यहाँ छोटी की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले विकल्प में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौर सेनी, पश्चिम हिंदी और खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी में है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौर सेनी, पश्चिमी हिंदी। और ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौर सेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। और डी ऑप्शन आपका है
इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो देखिएगा इसमें जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में जैसे पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, सौरसेनी है, ये सभी भाषाएं जो हैं ये संस्कृत भाषाएं से बनी हुई हैं। अतः एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा जो है ये विभिन्न जो भाषाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनकी वो जननी है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी जो है वो संस्कृत भाषा से ही ली गई है और संस्कृत हिंदी की जननी है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ए वाला और बी वाला एक ही जैसे हमें मालूम पड़ रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर पाली है, यहाँ पर प्राकृत है। तो देखिएगा संस्कृत जो है, संस्कृत से जो परिवर्तन हुआ है भाषा का, वो हमारी यहाँ पर है पाली और यहाँ पर है प्राकृत। तो देखा जाए जो हमारी भाषा है संस्कृत से पाली हुई है, पाली से प्राकृत हुई है, फिर उसके बाद अपभ्रंश हुई है, फिर सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के बाद ही खड़ी बोली है। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस ऑप्शन है भोजपुरी, बघेली, ब्रज, अवधी। तो यहाँ पर रामचरितमानस जो है वो रामायण का ही रूपांतरण है। रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है वह शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये इसका रूपांतरण है जो पूर्णतः अवधी भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं अतिथि, अनाहुत, अभ्यागत, इनमें से कोई नहीं। तो अतिथि तो उसे कहते हैं जिसकी तिथि निश्चित ना हो, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, अनाहुत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है विद्यार्थी, आश्रमवासी, शिष्य या अंतेवासी। तो देखा जाए यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एक ही जैसे हैं, विद्यार्थी और शिष्य उनका पर्याय है, मतलब समानार्थी है। और आश्रमवासी तो ये कह सकते हैं जो आश्रम में रह रहा हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंतेवासी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो चाहता है कि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तपस्वी, मुक्तिकामी, योगी, मुमुक्षु। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा डी सही हो जाएगा, मुमुक्षु। और कभी कभी ये मुमुक्षु शब्द जो है वो शुद्ध वर्तनी में दे देते हैं, मतलब इस प्रकार से, कभी ऐसे लिख देते हैं इस प्रकार से, ये सही है गलत है, या फिर यहाँ पर बड़ों की मात्रा कर देंगे, यहाँ पर छोटों की मात्रा कर देते हैं, इस प्रकार से भी ऑप्शन दे देते हैं। अतः यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। युत्सु, युत्सु का अर्थ है योग की इच्छा, युद्ध का इच्छुक, रचना का इच्छुक, दूसरों को रुलाने वाला। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये भी हमें शुद्ध वर्तनी में देखने को मिल जाता है। तो इसका जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, युद्ध का इच्छुक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको विशेषण कहा जाता है। जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण, तो संख्या की तो बात ही नहीं आ रही है पापी में। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है। परिमाणवाचक विशेषण ये भी नहीं है। ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि गुणवाचक विशेषण जो होता है उसमें दोष और गुण दोनों ही सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर पापी है, पापी का मतलब वो पाप किए हुए हैं या उसने पापों को किया है। तो एक प्रकार का देखा जाए अवगुण है, तो अवगुण है तो ये आपका गुणवाचक में आएगा। आप ये मत समझिएगा कि अवगुण है तो अवगुणवाचक विशेषण होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अवगुणवाचक विशेषण कुछ होता ही नहीं है, जिसमें गुण दोष के बारे में बताया जाता है, वही हमारा गुणवाचक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? विशेषण की विशेषता बताते हैं। अभी आपको बताया गया था कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं
उन्हें विशेषण कहा जाता है। लेकिन जो विशेषण की ही विशेषता बता दें तो वो क्या होंगे? तो जैसा कि एक हम वाक्य लिख रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। अब इसमें आप देख रहे हैं राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर अच्छा शब्द आया है और यहाँ है लड़का। तो लड़का जो है वो है संज्ञा और अच्छा जो है वो है विशेषण। तो इसमें विशेषण की जो विशेषण अच्छा है इसकी कोई विशेषता नहीं बता रहा है। लेकिन अगर इसी में हम ये कह दें कि राम जो एक लिखा हुआ है, यहाँ पर एक की जगह पर अगर बहुत हम लिख दें कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा विशेषण है, इसकी विशेषता हो जाएगी बहुत। तो बहुत हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। अतः विशेषण की विशेषता बताने वालों को प्रविशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन चंद्रकांता, त्रिवेणी, परीक्षा गुरु, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु इसका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है लिखित, लिखित नहीं होगा, ये मिस्टेक है, निम्नलिखित टाइपिंग मिस्टेक है, निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? तो अष्टछाप जैसे शब्द से ही लग रहा, अष्ट का मतलब है आठ, आठ यहाँ पर कवि होंगे, उनका एक ग्रुप होगा, उसको ही अष्ट छाप कवि का नाम दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं सूरदास, सुंदरदास, कुंभनदास और नंददास। तो जैसा कि ऑप्शन आप देख रहे हैं, सूरदास भी हैं, कुंभनदास भी हैं, नंददास भी हैं, यहाँ पर सुंदरदास जो हैं वो नहीं है। मतलब अष्ट छाप कवि जो हैं उस ग्रुप में सुंदरदास को शामिल नहीं किया गया है। नीचे भी कुछ दिया गया है नोट में, उसको भी हम पढ़ लेंगे। जैसा कि नोट में दिया गया है, विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कवि को अष्टछाप का जहाज कहा गया है? तो उसमें ऑप्शन दे देगा सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या एक और नाम दे देगा नंददास। तो उसमें आपको ध्यान रखना है सूरदास। अच्छा, उनके नाम भी दिए गए हैं, सूरदास है, कुंभनदास है, परमानंद दास है, कृष्णदास है, चित स्वामी है, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास है और नंददास है। तो आप ऊपर देख सकते हैं सुंदर दास जो ऑप्शन है वो इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है। तो अतः हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि सूरदास के गुरु कौन हैं? सूरदास के गुरु अर्थात सूरदास किसके शिष्य थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है रामानंद, रामदास, विठलनाथ और वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे सूरदास। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं विठलनाथ के सामने 4 नाम दिए गए हैं, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। वल्लभाचार्य के आगे भी नाम दिए गए हैं, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और सॉरी कृष्णदास। तो ये विठलनाथ जो हैं, विठलनाथ जो थे, वल्लभाचार्य जो गुरु थे सूरदास जी के, उनके ये पुत्र हैं विठलनाथ। जब वल्लभाचार्य जी जो थे उन्होंने सूरदास, कुंभनदास और परमानंद दास और कृष्णदास को दीक्षित किया था, मतलब दीक्षा दी थी इनके लिए। फिर उसके बाद विठलनाथ की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनकी गद्दी पर विठलनाथ उनके पुत्र बैठते हैं। तो वह भी अपने पिता की भांति 4 कवियों को दीक्षित करते हैं। तो ये 4 ये वाले आपके कवि और 4 ये दोनों को मिलाकर ये 8 हो जाते हैं। तभी इन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है दिया हुआ कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो इसमें आपके ऑप्शन है सूरदास, प्रेमचंद, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपका घर जिस गांव में है उस गांव का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो आपका घर है या तो गांव में होगा, मोहल्ले में होगा या फिर शहर में होगा। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि आपका घर जो है वो गांव में है। तो गांव होगा तो गांव का नाम बिल्कुल होगा। तो जब नाम किसी व्यक्ति का हो या किसी गांव का हो या किसी वस्तु का जब नामकरण हो जाता है तो वह स्पेशल या एक प्रकार का मतलब विशेष नाम पड़ जाता है, तो उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे गांव की बात कही जाए तो गांव तो कई प्रकार के हो सकते हैं, मतलब
कई नाम के मतलब गांव हो सकते हैं। तो अगर नाम है तब तो वो व्यक्तिवाचक है, अन्यथा हम केवल गांव की बात करें कि मैं एक गांव में रहता हूं, तो गांव जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। अतः यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक, अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा को आप देख नहीं सकते हैं, केवल केवल एहसास कर सकते हैं। तो मतलब भावना है, मतलब भावनाओं से जो जागृत हो जाए संज्ञाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है राष्ट्र। तो राष्ट्र में अगर हम ये प्रत्यय लगा दें तो राष्ट्रीय शब्द बन जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय वाले इसका तो कोई मीनिंग नहीं होता है। राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय में से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अभी आपको बताया गया कि भाववाचक संज्ञा का मतलब है जो मतलब भावनाएं जागृत हों, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है चतुराई। आप चतुराई किसी की आप देख नहीं सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति चतुर है, चालाक है, तो उस व्यक्ति को हम देख रहे हैं, उसकी चतुराई को हम नहीं देख सकते हैं, केवल एहसास कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन है मिठाई, लड़ाई, पढ़ाई। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो मिठाई सही है। मिठाई का मतलब मिठाइयाँ जो हम लोग खाते पीते हैं। तो मिठाई जो है वो एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। और यहाँ पर चतुराई, लड़ाई और पढ़ाई ये हमारी भाववाचक संज्ञा, ओ सॉरी गलत हो गया, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ गलत बता गया। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। संज्ञा नहीं है ये कहा गया है, इसको ध्यान रखिए, नहीं है। तो चतुराई है, लड़ाई भी है, पढ़ाई भी है। यहाँ पर मिठाई नहीं है, क्योंकि मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो एक प्रकार की स्वीट है, डिश है। तो उसको हम भाववाचक संज्ञा का नाम नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां है, जो अंतिम प्रश्न है। यहाँ कहा गया है कि क्रिया विशेषण को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो क्रिया विशेषण आप शब्द का ही अगर अभिप्राय निकालें कि क्रिया मीन्स क्रिया जो वर्ब है, एक्शन, और विशेषण का मतलब है जो विशेषता बताए, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कह रहे हैं उसको अन्य किस नाम से जानते हैं, क्रिया विशेषण। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऑप्शन गलत है। फिर वो कह रहे हैं क्रिया, नहीं भाई क्रिया भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया की तो विशेषता ही बता रहा है, ये भी गलत है। फिर वो कह रहे हैं विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द तो वो होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाए, जैसे संज्ञा है, आपके सर्वनाम है, लिंग है, ये विशेषण है, ये इस प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण का दूसरा नाम जो है वो अविकारी विशेषण है। ये 20 क्वेश्चन हिंदी के थे जो आपको बताए गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।